स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी के सभी चैप्टर को ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, हिंदी के गद्य खंड, पद्य खंड प्लस हिस्ट्री का जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सारे को कवर कर दिया हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो के एंड तक रहकर इस सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया तो एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव अलग से नहीं रहेगा, यकीन मानिए आप लोग। चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हुए हम लोग इस सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं, जिसमें से पहला चैप्टर जो दिया हुआ है, चैप्टर का शीर्षक है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। इस चैप्टर से पहला प्रश्न है, एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है? तो 70 से 79 ये गलत है, 20 से 49 ये भी गलत है, 50 से 69 ये चलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब इसको हम सिद्ध किए हैं ना तो इसमें से आंसर पता है क्या आया है? 80 से 89 तक आया है, यही आंसर सटीक होगा। पता है, ये हम सिद्ध करके निकाले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वर्ष मोहसिन समाय बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो यह जो 1954 में किया गया, हालांकि इसका भी उत्तर गलत है, ठीक है ना। इसका भी उत्तर सर्च करने के बाद कुछ और आ रहा है, हमें लगता है इसमें उत्तर गलत है। वैसे आप लोग एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, हमें लगता है 1954 नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर हो जाएगा थ्रस्टन। अब यहाँ से सारे का उत्तर सटीक है, एक दो इधर उधर होगा तो हम बताते चलेंगे। किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हिलगार्ड, एटकिंसन तथा एटकिंसन ने। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा गार्डनर ने। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो यह जो है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। किसने सृजनात्मकता को निम्न तरह परिभाषित किया है? सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने की क्षमता है। तो यह जो है इजरायली ने परिभाषित किया इस तरह से, ठीक। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे बीने, यानी जिसको बीने साइमन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है? तो वेस्लर ने। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? तो उत्तर हो जाएगा 5। निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? तो उत्तर हो जाएगा इसका बुद्धि। बुद्धि जो है व्यक्ति का शील गुण है। आगे देखिएगा, 12 हो गया। आप 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सामान्य। देखिए आपके बुक में गलत उत्तर दिया हुआ था, गलत के चक्कर में मत पड़िए, वह सामान्य हो जाएगा। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? तो यह जो है टर्मन ने कहा था। इसका भी उत्तर गलत दिया हुआ था, हमने सिद्ध किया तो टर्मन इसका उत्तर सही आया, ठीक है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें मूड कहते हैं। किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? तो उत्तर हो जाएगा टर्मन ने। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? तो लगभग 70%। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर क्या हो जाएगा? गार्डनर ने। अगला प्रश्न, किस वर्ष बुद्धि का पास्ट मॉडल विकसित हुआ? तो 1964 ईस्वी में। मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बीने ने। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? तो बीने के। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो उसे जो है साधारण मानसिक दुर्बलता श्रेणी में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? तो यह जो है थ्रस्टन ने माना है। मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो उसको जो है प्रक्षणात्मक कौशल में रखा जाएगा। अगला प्रश्न, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किस बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है? तो स्थानिक को। अगला प्रश्न देखिएगा, ये था 25। अब 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो पास मॉडल का जो विस्तारित रूप है वो है सहकालिक अनुक्रमिक योजना अवधान भाव प्रबोधन, यही सही होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? उत्तर हो जाएगा गिलफोर्ड ने।
व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है? तो वो वैज्ञानिक है ब्रूनर। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता? उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा दूसरे को धमकी देना। अगला प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उसे अति गंभीर दुर्बलता, ठीक है ना। इससे पहले 35 से 49 था तो उसको सामान्य, 35 से क्या था, इसी टाइप का कुछ प्रश्न था इस पहले, 33 ऐसा ही कुछ था, तो उसका साधारण दुर्बलता हो जाएगा और इसका हो जाएगा अति गंभीर दुर्बलता। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता चिंतन की एक अवस्था नहीं है? तो सत्यापन। अगला प्रश्न, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? तो उत्तर हो जाएगा थ्रस्टन ने। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 3 वर्गों में। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है बौद्धिक आयु बटा यथार्थ आयु गुना 100। 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो उसे जड़ बुद्धि में रखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वुंट कहाँ का रहने वाला था? तो ये जो है जर्मनी के रहने वाले थे। वेस्लर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण कब किया? तो 1955 ईस्वी में। पास एलॉग परीक्षण कौन किया? तो उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर ने। समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने किया। मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना की? कब? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उसने जो है प्रयोगशाला की स्थापना कब किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1882 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो 41 तक हो गया, हम लोग 42 नंबर प्रश्न को कवर कर। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? तो वह जो है अभी तक कुल 8 प्रकार की बुद्धि का पहचान कर चुका है। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे सृजनशीलता कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, ठीक है ना। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां कितनी है? तो श्रेणियां जो है 150 है, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्ति के किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता ही क्या कहलाता है? तो अभिक्षमता कहलाता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व है? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 तत्व है। बुद्धि के योजना अवधान भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा J.P. दास नागलिरी किर्बी ने, ठीक है। अगला देखिए, अष्टनबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणियां कितनी है? तो अष्टनबर्ग के अनुसार बुद्धि की 3 श्रेणियां हैं। यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीना है तथा मानसिक आयु 120 महीना हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगा? तो इसका बुद्धि लब्धि निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, बोला है वास्तविक आयु 100 है और क्या बोला है फिर? मानसिक आयु 120 है, तो क्या हो जाएगा कि 120 ऊपर चला जाएगा फार्मूला के अनुसार, और क्या होगा 100 नीचे चला जाएगा और गुना 100 से गुना करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना? 120। यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फार्मूला बैठेगा बन जाएगा, मानसिक उम्र मापक हैं बताइए। तो मानसिक उम्र मापक जो है बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का है। बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन और कब किया? तो वो किया था वुंट ने, और कब किया? तो 1879 ईस्वी में। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृत का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है? यह कथन है अष्टनबर्ग का। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? तो मनोवैज्ञानिक का नाम था J.M. ओझा। अगला प्रश्न है, किस अभिक्षमता को MST के नाम से जाना जाता है? तो वो है विभेदक अभिक्षमता। शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना की अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं। किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर हो जाएगा विभेदक अभिक्षमता। निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? उत्तर हो जाएगा कि वेस्लेयर बुद्धि परीक्षण, बीने साइमन परीक्षण, कैटेल बुद्धि परीक्षण, इनमें से सभी। तो सभी उत्तर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सबसे बड़ी विशेषता उसकी है सूझ, ठीक है। विशेषता तो सब है, लेकिन सबसे प्रतिभाशाली यानी सबसे मुख्य विशेषता की बात हो रहा है तो सूझ हो जाएगा। 58 हो गया। 59 नंबर को देखिएगा आप लोग,
देखिए क्या है कि किसी कारणवश थोड़ा माफ़ कीजिएगा, सॉरी, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा सा कट गया। ऐसे हम पढ़ देते हैं कि यह जो प्रश्न है क्या है। यह प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है ना, प्रश्न ये होगा कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ऑप्शन में पास एलॉन्ग परीक्षण, दूसरा ऑप्शन में है घन निर्माण परीक्षण, तीसरा है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, और डी में इनमें सभी। तो इसका उत्तर जो है ना इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक कौन नहीं है। कौन बालक है जो विशिष्ट बालक नहीं है। तो आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा जो सामान्य बालक होता है ना वह विशिष्ट बालक के अंतर्गत नहीं आ सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है। तो यह जो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अगला प्रश्न देखिएगा, और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न देखिएगा, फ्रीटज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में O प्रतिनिधित्व करता है किसका। तो यह जो है जिस व्यक्ति की मनोवृद्धि का अध्ययन किया, ठीक है ना, उसी को प्रतिनिधित्व करता है। तो ये था एक चैप्टर में कुल मिलाकर 62 ऑब्जेक्टिव, और हम लोग दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे बिना टाइम को व्यतीत किए। चलिए दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चैप्टर का शीर्षक अर्थात चैप्टर का नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व, आत्म एवं व्यक्ति, वही व्यक्तित्व हो गया। इसका पहला प्रश्न है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था। उत्तर हो जाएगा क्या, मनोविश्लेषणात्मक उपागम। मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्ति विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया। तो वो था गाल्टन। अगला प्रश्न है, किसने आत्म को निम्न रूप में परिभाषित किया है। देखिए कैसे परिभाषित किया है, तो व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्म है। तो यह जो है क्रेच एवं क्रचफील्ड ने परिभाषित किया इस तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, शील गुण की परिभाषा निम्न प्रकार से किसने दी है। कैसे, देखिए तो किस प्रकार से परिभाषा दिया हुआ है। शील गुणों से तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिनमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अस्थायी एवं निरंतर रूप से भिन्न प्रतीत होता है। तो यह जो है हिलगार्ड ने दिया इस तरह से परिभाषा। ठीक है ना। व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो व्यक्तित्व मापन का जो उपयोग है वह उत्तरदायी पदों पर नियुक्त होने के लिए, नहीं इनमें नहीं। अगला है समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए, यह भी नहीं होगा। अगला है नेता के चुनाव के लिए, यह भी नहीं होगा, यानी किसी के लिए भी नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिपादन नंगे पुरुषों के चित्रों का अध्ययन करके किया। तो वो थे शेल्डन। फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है। तो सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति वो है दमन। शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तित्व को सेरिब्रोटोनिया कहा है। तो वह जो है लंबाकार प्रकार का जो व्यक्ति होता है ना, लंबाकार का जो होता है, लंबा आकार का, उसी को जो शेल्डन जो है सेरिब्रोटोनिया कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेमोटोटोनिया कहा है। देखिए से उस आगे से पहले क्या बोला है, सेरिब्रोटोनिया, तो हो जाएगा लंबाकार। इस बार बोला है क्या, सोमैटोटोनिया। तो यह जो है आयताकार प्रकार के व्यक्ति का, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो उन्हें जो है उन्हें रखा जाता है लंबाकार प्रकार के व्यक्ति के अंतर्गत। ठीक है ना। अगला प्रश्न, शेल्डन के आयताकार प्रकार क्रेसमर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। तो वह जो है पुष्टकाय प्रकार से मिलता जुलता है। इरोसा तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे है। तो वह जो है जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस जनजाति के पुरुषों में स्त्रीत्वशील गुणों की प्रधानता होती है। तो वह क्या उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सामबूली। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सामबूली। अगला प्रश्न, मुंडुगुमर क्या है, मुंडुगुमर जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं की शील गुण कैसा होता है। तो वह जो है उत्तर हो जाएगा झगड़ालू, कठोर तथा हिंसक होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। उत्तर क्या हो जाएगा, कार्ल युंग ने। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है। तो उपाहम को जो है ना व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर भी कहा जाता है। निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा, सामाजिक प्रतिबल। अगला प्रश्न, बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है। तो बच्चे में स्व का विकास 2 वर्ष की आयु में ही होने लगता है।
व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आलपोर्ट को कहा जाता है। किसने कहा जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है? उत्तर हो जाएगा एडलर ने कहा। अगला प्रश्न है कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का परीक्षण है? तो यह जो है प्रक्षेपी परीक्षण है। अगला प्रश्न TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो यह जो है आत्म विवरण आविष्कारिका क्या है? आत्म विवरण आविष्कारिका। अगला प्रश्न देखिएगा रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है किसको? तो वह जो है आत्मा को दिया है। किसको? आत्म को केंद्रीय स्थान दिया। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? उत्तर हो जाएगा ईदम, यानी कि जिसको उपाहम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा एंडोफॉर्मी। अगला प्रश्न देखिएगा ये 25 था। 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है? यानी क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी कौन है? उत्तर हो जाएगा आलपोर्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा अंतर्मुखी। अगला प्रश्न है कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है? तो प्रभाव का नियम। यह जो है थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है। बाकी जितना दिया हुआ है सहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सब है। अगला प्रश्न देखिएगा सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है किससे? तो वह क्रमशः से मिलता है। ठीक है ना, क्रमशः यानी बारीकी, एक क्रमशः बारीकी से, लाइन से। अगला प्रश्न है रोसांक परीक्षण कैसा परीक्षण है? तो यह जो है प्रक्षेपी परीक्षण है। निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत है समझा जाता है? तो वह है उत्तर क्या हो जाएगा गोलाकार जो है ना शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता किससे करती है? तो लड़कियां जो है माँ से प्रतियोगिता करती है। अगला प्रश्न किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया? उत्तर क्या हो जाएगा फ्रायड। अगला प्रश्न एडलर के मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? तो एडलर के मनोवैज्ञानिक को मानवतावादी मनोवैज्ञानिक यानी मानवतावादी विज्ञान। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? तो कथानक आत्मबोध परीक्षण का जो निर्माता है वो है मुर्रे एवं मार्गन। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नांकित में से कौन स्व का एक प्रकार नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा सामाजिक स्व। व्यक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? उत्तर क्या हो जाएगा गाल्टन ने। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा फ्रीडमैन ने। अगला प्रश्न देखिए फ्रायड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा इडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। देखिए इसके बारे में विस्तार से साइंस में है। ठीक है, यहाँ साइकोलॉजी के अनुसार संक्षेप में ही बताएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा उत्तर इडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न है व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या होता है? तो व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से। ठीक है ना, दोनों से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 41 था, अब जो है 42 नंबर प्रश्न देखिएगा। 42 नंबर जो प्रश्न है, चलिए देखते हैं 42 नंबर को। ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है रोजे नबिंग के द्वारा किया गया था। किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया? उत्तर क्या हो जाएगा फ्रायड। निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? तो सृजनात्मकता जो है ना, सृजनात्मकता यह व्यक्तित्व विशेषता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? उत्तर हो जाएगा व्यवहार प्रेक्षण जो है ना, यह आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है। अगला प्रश्न निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अहम। सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर क्या हो जाएगा सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया था युंग ने। अगला प्रश्न निम्नांकित में कौन स्व का है? तो अहम। ठीक है ना, का संज्ञानात्मक पहलू है। उत्तर क्या हो जाएगा आत्म क्षमता, आत्म संप्रत्यय, आत्मसम्मान, ये सभी है। ठीक है।
व्यक्तित्व विकास का सही क्रम कौन सा है? तो व्यक्तित्व विकास की सही क्रम की बात करें तो इदम प्राहम अहम। अगला प्रश्न है, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान किसको दिया? तो रोजर्स जो है अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान स्व को दिया। पीछे ही करा है, स्व होगा, व को पेट नहीं कटेगा, ठीक ना, व का पेट नहीं कटेगा। फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल कौन सा है? तो उपाहम। शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में कौन नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिस्टा। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का आर्यपालक किसे कहा गया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अहम को। व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत द्वारा दिया गया, यानी किसके द्वारा? तो उत्तर हो जाएगा कैटेल के द्वारा। जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? उत्तर हो जाएगा युंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है? तो आत्म को जो है आत्मगत एवं वस्तुगत के रूप में समझा जा सकता है, यानी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया? तो पीएफ अध्ययन को रोजेनज बिग ने किया। रोजेनज बिग ने किया। अगला प्रश्न, रोडसा मसीलक्ष्म परीक्षण में कितने मसीलक्ष्म परीक्षण होते हैं? तो इसमें जो है ना 10 मसीलक्ष्म परीक्षण होता है। अगला प्रश्न है, बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो प्रभुत्व को नहीं किया गया, बाकी सबको किया गया। बहिर्मुखता को किया गया, कर्तव्य निष्ठा को किया गया, मन स्थान को किया गया, मनस्ताप को, बाकी प्रभुत्व को नहीं किया गया है। 59 हो गया। अब 60 नंबर को देखेंगे हम लोग। चलिए, यह है 60 में क्या बोला है? जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया? तो इसको जो है मल्लिक एवं जोशी ने विकसित किया। अगला प्रश्न, एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वे कैसे प्राप्त होते हैं? तो वह जो है प्रेक्षण और निर्धारण से होता है, साक्षात्कार से होता है, नाम निर्देशन से होता है, यानी सभी से होता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। टीएटी को किसने विकसित किया? तो टीएटी के जो है मार्गन और मुर्रे ने विकसित किया। मार्गन और मुर्रे लिखा हुआ है यहाँ पर, वही मुर्रे हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबंध का अनुभव करता है? तो व्यक्तिगत आत्म में, ठीक है ना। अगला प्रश्न, आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है? तो मित्रों की, माता पिता की, शिक्षकों की, सबकी। यानी मान लीजिए कभी अगर व्यक्ति आत्म करने के बारे में, यानी अगर मान लीजिए गलत कुछ कदम उठा रहा है तो उसमें समझाने में किसकी भूमिका ज़्यादा हो सकता है? तो लगभग सब समझाते ही है, ठीक है ना। कुछ सही कदम के लिए सब समझाते कुछ न कुछ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? तो उत्तर हो जाएगा अपने व्यवहार का प्रेक्षण, आत्म अनुदेश, आत्म प्रबलन, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है? तो व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में युंग ने बांटा है, ठीक है ना। युंग के अनुसार व्यक्तित्व के 2 प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अगला प्रश्न देखिए, क्रिस्मर के अनुसार अलग है, शेल्डन के अनुसार अलग है, एल्टरलर के अनुसार अलग है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है? तो अब्राहम मैस्लोव। अगला प्रश्न, एक लड़की को अपने पिता से कामुक लगाव तथा माँ का स्थान लेने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रा तथा पितृ मनोग्रंथि। ईड किस पर आधारित है? तो ईड जो है सुखेप्सा के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कुंठा के आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एटलर एवं युंग। अगला प्रश्न है, कैटेल ने व्यक्तित्व के सिलगुण गुच्छों की संख्या कितना बतलाया है? तो वह जो है सिलगुण गुच्छों की संख्या 16 बतलाया। अगला प्रश्न है, सिलगुण कहलाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सिलगुण कहलाने के लिए जो है ना, व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों। अगला प्रश्न है, सामूहिक अचेतन की अंतर्वस्तुओं के लिए युंग द्वारा प्रयुक्त पद अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रतिरूपों को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिमा या
प्रतीक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? उत्तर हो जाएगा आद्य प्रारूप। अगला प्रश्न, मैसोले के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है? तो नीचे से जो है ना वह चौथा स्तर पर आता है। अगला देखिएगा, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वह जो है प्रारंभ करता है। 75 कुल मिलाकर के हम लोग 76 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। 76 नंबर क्या बोल रहा है? अन्ना फ्रायड के योगदानों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो उसको जो है 9 मनोविश्लेषणात्मक श्रेणी में रखेंगे। व्यक्तित्व के सीलगुण के आधार पर किसने व्यक्ति को विभाजित किया? उत्तर हो जाएगा शेल्डन ने। निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? तो विषय वस्तु जो है ना यह नहीं है, बाकी जो दिया हुआ है उत्पाद हो, संख्यात्मक योग्यता हो, संक्रियता असंक्रिया हो, ये सभी है। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता क्या होती है? तो एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता सामर्थ्य है, उसके बाद है उत्तरदायित्व का बोध, उसके बाद है मनोवैज्ञानिक मानव मानसिकता, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। स्व के विभिन्न पक्ष की संख्या कितनी है? स्व के विभिन्न पक्ष की संख्या 4 है। कितना है? 4। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे स्व का पक्ष माना गया है? तो आत्म गौरव को भी माना गया है, स्व दक्षता को भी माना गया है, आत्म पहचान को भी माना गया, यानी सभी को माना गया है। टाइप ए एवं टाइप बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रीडमैन ने किया। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो आक्रामकता, प्रतियोगी भावना, बेसब्री यानी बेसब्री इंतजार, यानी कि ये सभी जो है ना विशेषता उसमें पाया जाता है टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में। अगला प्रश्न देखिएगा, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्ट कर इच्छा की ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न शिक्षा से अपने आप को बचाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उस उत्पन्न चिता से अपने आप को बचाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा प्रतिक्रिया निर्माण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा उद्दीपक नियंत्रण। उद्दीपक जो नियंत्रण है यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एमपीपीआई आविष्कारिका किसने विकसित किया? तो एमपीपीआई आविष्कारिका जो है यह हाथवे तथा मैकिनले ने किया था। किसने किया था? हाथवे तथा मैकिनले ने। अगला प्रश्न है, किसने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? तो पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति किसने माना है? उत्तर हो जाएगा कार्ल रोजर्स ने। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? उत्तर क्या हो जाएगा? कौटिल्य। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में जननेंद्रियों पर फोकस होता है? तो जननेंद्रियों पर जो फोकस होता है वह होता है जननेंद्रिय अवस्था में। किस अवस्था में? जननेंद्रिय अवस्था में। अगला प्रश्न देखिएगा, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिएगा, संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित? संवेदनात्मक अहम जो है ना यह किससे संबंधित? तो यह जो आत्म रक्षा से संबंधित है, आत्म संप्रत्यय संबंधित है, आत्मसम्मान से संबंधित, यानी सभी से सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखिए 91 था, 92 नंबर प्रश्न को देखिएगा। देखिए 92 नंबर जो प्रश्न है, सॉरी एक मिनट। तो कुल मिलाकर के 2 चैप्टर में मात्र 91 प्रश्न ही था। हम लोग 92 इसमें नहीं है, ठीक है ना, इसलिए 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे। जिस चैप्टर का शीर्षक क्या है? इस चैप्टर का शीर्षक है जीवन की चुनौतियों का सामना, यानी हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ चुनौती आता रहता है, समस्या, टेंशन बोल सकते हैं, लेकिन उसका सामना करता है कि नहीं, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है विस्तार से। बिना टाइम को व्यतीत किए चलिए हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं, जिसका नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना। पहला ऑब्जेक्टिव है
जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको जो है अभिप्रेरकों का संघर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए देखिए, इसको एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। चैप्टर का शीर्षक है जीवन की चुनौतियों का सामना, जिसमें पहला प्रश्न है जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अभिप्रेरकों का संघर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है? तो संज्ञान में परिवर्तन, ठीक है ना, ये सबसे अधिक प्रभावी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शेल्डन को, ठीक है। आपके बुक में गलत उत्तर दिया हुआ था, गलत उत्तर पे मत जाइए। उत्तर क्या है, क्या लिखे हुए हैं उत्तर देखिए ध्यान से, शेल्डन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है? तो शेल्डन ने बतलाया है। आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है? तो आक्रमण एवं हिंसा का कारण है कुंठा, पीड़ा, मदिरा, ये सब है, ठीक है ना। सामान्य अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? तो तीसरी अवस्था का नाम है परिश्रांति अवस्था, ठीक है ना। 3 को अवस्था होता है तो परिश्रांति अवस्था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न सामान्य अनुकूलन संरक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम की बात करें तो पहले चेतावनी हो जाएगा, दूसरा प्रतिरोध हो जाएगा, तीसरा परिश्रांति हो जाएगा। याद रखिएगा तीनों को आप लोग। क्या पता कहीं बीच बिचाहा पूछ दे, क्या पता कहीं पहला पूछ दे, क्या पता अंतिम वाला ही पूछ दे, या फिर इसका पूरा क्रम सही पूछ दे, तो कोई ठीक नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता क्या होती है? विशेषता क्या होती है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी जो विशेषता होती है, विशिष्टता, वह है निद्रा व्याघात, ठीक है ना। निद्रा व्याघात, निद्रा मतलब समझते हैं ना, तंद्रा मतलब होता है और निद्रा मतलब समझ रहे आप लोग अच्छा से पढ़े होइएगा तो पता होगा ही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा से हुई है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हंस शैली जो है यह तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? तो इनमें जो है नियंत्रण विशेषता नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है ब्राह्मण आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अनुकूलन, ठीक है। अगला प्रश्न फ्रायड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है किससे? तो वह जो है पिता के साथ करता है। अगला प्रश्न है आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? तो आक्रामकता का जो कारण है वह मॉडलिंग नहीं है, बाकी व्यवहार, परख, औसत, कुंठा, बच्चों का पालन पोषण, ये सभी है। अगला प्रश्न है अगर किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह किसका एक उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है 15 किधर है, यह जो उदाहरण है यह संगत परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है ना। अगला परिवर्तन देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो हम जो है अंतर्निरीक्षण विधि को सबसे उपयुक्त मानते हैं। हम क्या सब मानते हैं? सबसे उपयुक्त की बात हो रहा है ना। किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? तो यह जो है क्या है, साधनात्मक आक्रामकता में छुपा रहता है। अगला प्रश्न है अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? तो सामाजिक दूरी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो इसमें जो है क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जा सकता है। सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच दूरी कितनी होती है? तो सबके बीच जो दूरी होती है 4 फीट से 10 फीट। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है? तो रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना, यह जो क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण। अगला प्रश्न है दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? उत्तर हो जाएगा लोजारस ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हमें दबाव में डालती है? तो उत्तर हो जाएगा समस्याएं, चुनौतियां, कठिन परिस्थितियां, ये सब जो है हमें दबाव में डालती रहती है। यदि दबाव का ठीक से प्रबंधन किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीविता की संभावना में क्या होगा? तो वह जो है वृद्धि करता है, ठीक है ना, अगर ठीक से सामना किया जाए तो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से संवेग नकारात्मक है? तो
दुश्चिंता, भय, उलझन, ये सब जो है नकारात्मक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रिया आती है? तो अंतर्वेदी अनुक्रिया। ब्राह्मण प्रतिबल के प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दबाव नहीं, उपागम ये नहीं, तनाव ये नहीं, यानी कुछ भी नहीं कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन संवेगात्मक प्रभाव के उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि। अगला प्रश्न है, नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? तो उत्तर है कि संभावित खतरा के लिए, संभावित नुकसान के लिए, संभावित चुनौती के लिए, सभी के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं? तो बताइए कौन इस समय संज्ञानात्मक प्रभाव? तो न्यूनीकृत अल्पकालिक क्या है? अल्पकालिक स्मृति क्षमता, ठीक है ना, स्मृति क्षमता। अगला प्रश्न है, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है मनोवैज्ञानिक दबाव। 32 नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग, यह है 32 नंबर। निम्नलिखित में कौन अभिघातज घटना है? तो अग्निकांड जो है ना अभिघातज घटना के अंतर्गत आता है। अगला है, हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है? तो ये 2 माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है। स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है? तो स्ट्रक्चर। अगला प्रश्न है, सॉरी स्ट्रिक्टर। अगला प्रश्न है, हालांकि इस प्रश्न में हमको डाउट लग रहा है, ठीक ना, इसको डाउट में रखिए आप लोग। 35 नंबर देखिएगा, किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है? उत्तर हो जाएगा एड्रेनलिन तथा कॉर्टिसोल। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? उत्तर हो जाएगा 50 से 70। शारीरिक संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ग्रेनाउट, ठीक है। अगला प्रश्न है, विभिन्न शोधों एवं अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ है कि तकरीबन कितने प्रतिशत तकरीबन डॉट 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 यानी कितने प्रतिशत लोगों का यानी रोगों का कारण तनाव होता है? बताइए, डिप्रेशन, टेंशन, कितने प्रतिशत रोगों का कारण होता है? तो ऐसा पाया गया 75% रोग के जो कारण है ना, जो इंसान को जो रोग होता है 75% रोग का कारण कुछ बताया गया तो तनाव बताया गया, जिसको दबाव बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्रतिबल। अगला प्रश्न, भीरो या भागो अनुक्रिया का संबंध किससे है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कैनन से। अगला प्रश्न है, हंस सेली ने तनाव के बारे में क्या कहा है? तो वो कहा है कि तनाव एक अविशिष्ट अनुक्रिया है। अगला प्रश्न है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो सामान्य अनुकूलन संलक्षण में 3 अवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न है, समय प्रबंधन किस श्रेणी का कौशल है? तो समय प्रबंधन जो है यह वैयक्तिक श्रेणी का कौशल है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्पन्न होता है कुंठा। अगला प्रश्न, संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है? तो यह जो है एडलर तथा पार्कर के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने के लिए संकल्पना निर्धारण एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में किया? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा लेजारस तथा फोकमैन ने। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3 अवस्थाएं होती है। अगला प्रश्न है, दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? उत्तर हो जाएगा मिचेन बॉम के द्वारा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है? तो उत्तर हो जाएगा व्यायाम, ठीक है ना, व्यायाम। निम्न में से कौन अफीम से उत्पन्न औषध है? तो वो है हेरोइन, मॉर्फिन, मेथाडोन, ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना, ये सब है। अगला प्रश्न है, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय क्या है?
तो विरेचन विधि, सामाजिक अधिगम, परानुभूति, यानी ये सभी हो सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघर्ष का समाधान युक्ति है? तो उत्तर हो जाएगा पारस्परिक संपर्क, समझौता वार्ता, अनुकूलन विधान, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, संज्ञानात्मक असंवादिता से क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा दो मानसिक दशाओं का असंगत होना। अगला प्रश्न है, लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया? तो यह जो 1957 ईस्वी में किया। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहा जाता है चिंतन। तो 3 चैप्टर में कुल मिलाकर 55 ऑब्जेक्टिव था। देखिए 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिए, बस टिके रहिए, बहुत ही जल्दी हम लोग चौथा चैप्टर 5वां 6वां 7वां 8वां करके 9वां तक पहुँच जाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। अभी फिलहाल हम लोग 55 तक है हम लोग। देखिए अब क्या होता है, हम लोग चौथे चैप्टर पे आएंगे, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा, काफ़ी मेहनत करते तो शेयर कर दीजिएगा, और दूसरे लोगों के पास, आपके दोस्त हो, जो भी हो, जो एग्जाम देने वाले हैं, जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। 4 चैप्टर का शीर्षक है मनोवैज्ञानिक विकार। चलिए निम्नांकित, इसमें पहला प्रश्न, निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है? उत्तर हो जाएगा तीव्र तनाव विकार जो है ना, मनोविच्छेदी विकार नहीं है। अगला प्रश्न है, एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? तो एक्रोफोबिया का अर्थ होता है ऊंचाई से डरना। अगला प्रश्न है, एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है? तो एगोराफोबिया का अर्थ होता है भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना। अगला प्रश्न है, मनोविच्छेदी पहचान मनोवृत्ति का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है बहुव्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, मनोविदालिता के रोगी में निम्नांकित में से कौन सी विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी कि दृष्टि विभ्रम और श्रवण विभ्रम। अगला प्रश्न है, वायरस क्या है? तो वायरस जो है ना, यह एंटीजेंस है, ठीक है। वायरस क्या है? वायरस एक एंटीजेंस है। असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में क्या अंतर होता है? तो दोनों में गुण का अंतर होता है। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता विकसित किसने किया? तो वो किया था लियोन फेस्टिंगर ने। अगला प्रश्न है, 8 हो गया। 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? तो समायोजन की उपयुक्तता, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, द्विध्रुवीय मनोकृति के कितने प्रकार है? उत्तर हो जाएगा 2। देखिए प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है, इनमें कौन असामान्य के जैविकीय कारक नहीं है? उत्तर हो जाएगा शारीरिक संरचना। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? तो मनोग्रस्ती बाध्यता, ठीक है। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षेप या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है? तो यह जो है द्वंद्व कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वंद्व। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? तो मनोविदालिता जो है ना, मनोविदलता नहीं है, बाकी सब है। बाध्य विकृति है, दुर्भीति है, चिंता विकृति, ये सब है। किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारण है? तो सुकरात ने, ठीक है ना। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन काय रूप विकार है? तो काय अर्लेबिता विकार ये नहीं है, पीड़ा विकार ये भी नहीं है, परिवर्तन विकार ये भी नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं है। निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है? तो नैतिक विकार जो है ना, बुलिमिया विकार है। अगला प्रश्न देखिएगा, नलिका विहीन ग्रंथि का नाम क्या है? तो नलिका विहीन ग्रंथि का नाम एड्रिनल ग्रंथि। साइंस के प्रश्न की तरह लग रहा है, बायोलॉजी के। एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है? तो एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम है विषादी मनोविकृति। अगला प्रश्न, द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव कौन कौन से हैं? तो पहला है उन्माद और दूसरा है विषाद। उन्माद तथा विषाद। किस चिकित्सा में अधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? तो मनोगत्यात्मक
चिकित्सा। अगला प्रश्न है कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है किसका? तो कैटेटोनिक स्टूपर जो है ना, यह एक मनोविदलता का लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? उत्तर हो जाएगा कुंठा। निम्नलिखित या निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? मनसचिकित्सा। क्या हो जाएगा? मनसचिकित्सा। 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा आप लोग। अब 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? तो ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम है डाउन संलक्षण। अगला प्रश्न है किसी सामान्य प्रक्रिया को सामान्य रूप से बराबर दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा आतंक। रेशनल इमिटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर क्या हो जाएगा? कार्ल रोजर्स ने। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन मनोविदलिता का एक प्रकार नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर में हो जाएगा विघटित मनोविदलिता। देखिए इससे पहले जो हम प्रश्न बताए ना अभी जस्ट अभी 27 नंबर, उसका उत्तर कार्ल रोजर्स ना होकर के एलिस होना चाहिए, क्योंकि हम जब सर्च रिसर्च किए तो यही आया उत्तर, और ये सटीक उत्तर होना चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ये हो गया निम्नांकित में से कौन मनोविदलिता का एक प्रकार नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा क्या बताए हैं? विघटित मनोविदलिता। अगला प्रश्न है इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? कॉफी जो मादक द्रव्य नहीं है। आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फ्रायड ने किया। गांजा एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का कैनबिस है। निम्नलिखित में कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है? उत्तर है तंबाकू। सामान्य कष्टप्रद अपक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो अपसामान्य व्यवहार कहा जाता है, अपसामान्य व्यवहार। अगला प्रश्न है सभी एल्कोहल पेय पदार्थों में क्या होता है? अब तो उत्तर क्या हो जाएगा? एथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपसामान्य व्यवहार के कौन से परिप्रेक्ष्य नहीं है? उत्तर हो जाएगा अजैविक। वे मानव व्यवहार और अनुभूतियाँ जो साधारण अनोखे असाधारण है असामान्य समझे जाते हैं, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा किसकर है। क्या हो जाएगा? किसकर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है मेस्कालाइन एक क्या है? मेस्कालाइन जो है यह एक विभ्रांति उत्पादक है। क्या है? विभ्रांति उत्पादक। देखिए अभी हम इतना ही ऑब्जेक्टिव को रोकते हैं, क्योंकि गाना बज रहा है, अगर इसमें गाना आ गया तो वीडियो बनाया सब बर्बाद हो जाएगा, कॉपीराइट मार देगा, आईडी खराब हो जाएगी, हम लोग रोक देते हैं थोड़ा देर के लिए। चलिए 37 तो हो गया, 38 नंबर देखते हैं। अब गाना बंद हो चुका है इसलिए आप वीडियो बना लेते हैं। देखिए जिस वीडियो का आप यहाँ पर 1.5 घंटा 2 घंटा में देखिए, वो वीडियो न जाने कितने घंटा लगता है बनाने में। 38 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कैफीन नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा कफ सिरप जो होता है ना, कैफीन नहीं है। अगला प्रश्न है व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा है? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा शेल्डन ने। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, दुश्चिंतित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो दुश्चिंतित व्यक्ति में जो है ना, उसमें सांस लेने की कमी होना, हृदय गति का तेज होना, दस्त होना, ये सारे लक्षण पाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कायरूप विकार नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा विच्छेदी विकार जो है कायरूप विकार नहीं है। 41 हो गया। 42 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखिएगा आप लोग। 42 नंबर ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से कौन काय आलंबिकता विकार के लक्षण नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा खूब खाना। यह खूब खाना जो है ना, काय आलंबिकता विकार के लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन ओपिओइड नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा LSD। अगला प्रश्न है हेरोइन एक प्रकार का क्या है? तो हेरोइन जो एक प्रकार का ओपिओइड है, क्या है? ओपिओइड है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी विशिष्ट वस्तु दूसरे के साथ अंतःक्रिया तथा अपरिचित स्थितियों के प्रति अविवेकी भय का होना क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा दुर्भीति कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी विकार में व्यक्ति प्रत्यावर्ती व्यक्तियों की कल्पना करता है जो आपस में एक दूसरे के प्रति जानकारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं।
उत्तर क्या हो जाएगा? विच्छेदी पहचान विकार। अगला प्रश्न है, उत्तर अभिघातज दबाव विकार का लक्षण क्या होता है? तो बार बार आने वाले स्वप्न, एकाग्रता में कमी, संवेगिक शून्यता का होना, ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अनुवंशिक कारकों का संबंध वहाँ पाया गया है, अनुवांशिक कारकों का संबंध जो कहाँ पाया गया है? उत्तर हो जाएगा मनोविकलता में, भाव दशा विकारों में, मानसिक मंदन में, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न देखिएगा, दुश्चिंता विकार का संबंध किससे है? तो दुश्चिंता विकार का संबंध जो है गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड से है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा DSM फोर्थ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा? याददाश्त का कमजोर होना। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं? तो सिगमंड फ्रायड। सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल क्या अंतर होता है? क्या अंतर है? तो मात्रा का। मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण क्या है? उत्तर हो जाएगा संतुलित व्यवहार न करना। मनोविकलता के उप प्रकारों में से कौन एक प्रकार नहीं है? कौन एक प्रकार नहीं है? उत्तर हो जाएगा अवधान न्यूनता अतिक्रिया प्रकार। अगला प्रश्न देखिएगा, बीमारियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का 10वां संस्करण ICD-10 कब प्रकाशित किया गया? तो यह जो है 1992 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। अगर कोई व्यक्ति में उन्माद तथा विषाद दोनों तरह की मानसिक अवस्थाएं क्रम होती है तो इसे DSM-4 में क्या संज्ञा दी जाती है? तो इसे जो है DSM-4 में संज्ञा दी जाती है कि द्विध्रुवीय विकार। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस सन तक अंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर था? तो 1915 में मनोविदालिता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा सलीयूलर ने। अगला प्रश्न है, DSM-4 में कितने आयाम है? तो इसमें जो है 5 आयाम है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में काला पित्त की अधिकता से उत्पन्न होता है क्या? उत्तर क्या हो जाएगा? विषाद उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, DSM-4 के अनुसार निम्नांकित में से किसे दुश्चिंता विकृति की श्रेणी में नहीं रखा गया है? उत्तर हो जाएगा रूपांतर विकृति को। अगला प्रश्न है, मनोविकलता के रोगी में सबसे ज़्यादा कौन सी विभ्रांति पाई जाती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा श्रवण विभ्रांति पाई जाती है। निम्नांकित में से कौन से दुश्चिंता विकार नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा मनोविच्छेदी आत्म विस्मृति। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की? तो एंटन मेस्मर ने। अगला प्रश्न है, कायरूप विकार निम्न में किससे संबंधित है? कायरूप विकार जो है यह शारीरिक समस्या संबंधित। अगला प्रश्न है, असामान्य व्यवहार या सामान्य व्यक्तिगत का अध्ययन की असामान्य मनोविज्ञान है, यह कथन किसका? यह कथन जो है आइजनेक की है। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? तो यह जो है इस नाम से हिप्पोक्रेटिस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था। अगला प्रश्न, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक है? किस शताब्दी तक मिले? तो 10वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न है, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? उत्तर क्या हो जाएगा? क्रेपलिन। अगला प्रश्न है, संवेदन मंदन औषधियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है विभ्रम उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, बंदूरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं किससे? तो प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से। अगला प्रश्न है, मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा DSM-4। अगला प्रश्न है, ये हो गया 74 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 74 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? एनोरेक्सिया नर्वोसा का ऐसा विकार है जिसमें रोगी को ऐसा विकार है जिसमें रोगी को भूख कम लगती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बंदूरा ने सर्प दुर्भीति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा क्रमबद्ध असंवेदीकरण प्रविधि का उपयोग किया है। कुल मिलाकर के 4 चैप्टर मात्र 75 ऑब्जेक्टिव था। हम लोग 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, जिस चैप्टर का शीर्षक है चिकित्सा उपागम, ठीक है ना। देखिए, हमें लगता है कि शायद, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। हमें लगता है कि शायद इस वीडियो में सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर नहीं होने वाला है। इसके पीछे रीजन है, गाना बार बार इधर बज रहा है, बगल में पूजा है विषहर वाला,
तो हमें लगता है कि वीडियो बनाएंगे इसमें गाना आ जाएगा, फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो पाएगा, आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि 4 चैप्टर तक ही ऑब्जेक्टिव को रहने दिया जाए इस वीडियो में। अगले वीडियो में बहुत ही जल्द 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को लेकर के आ जाएंगे। यह भाग 1 है, भाग 2 बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के पास जो अगली ईयर देने वाले एग्जाम, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। जय हिंद, जय भारत।